स्टूडेंट्स, आई एम सुमित सर और आज मैं लेकर आया हूँ स्टील का लेक्चर नंबर 2। ठीक है, पिछले वीडियो लेक्चर में लेक्चर नंबर 1 में मैंने स्टील सब्जेक्ट की शुरुआत की थी और उसमें मैंने आपको स्टील, स्ट्रक्चर स्टील और एडवांटेजेज ऑफ स्टील, डिसएडवांटेज ऑफ स्टील, ये सब आपको बताया था। आज का हमारा हेडिंग है प्रॉपर्टीज ऑफ स्ट्रक्चरल स्टील। ये हेडिंग सेमेस्टर के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सिलेबस में एकदम ऐसे ही लिखा हुआ है, तो इसको अच्छे से आप जरूर तैयार रखिएगा। मतलब मुझे उम्मीद है कि ये हेडिंग सेमेस्टर में आने वाला हेडिंग है। ठीक है, इसका हिंदी क्या हुआ? संरचनात्मक इस्पात के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ स्ट्रक्चरल स्टील। तो आपका आज का नोट्स का पहला हेडिंग यही रहेगा। ये हेडिंग सभी लोग डाल लीजिएगा। और चलिए अब इस हेडिंग को पढ़ते हैं। ये हेडिंग जो है ना, ये याद करने वाला हेडिंग है। जेई के कंपटीशन के लिहाज से ये इंपॉर्टेंट है। मतलब सेमेस्टर में तो खैर लिखने को आएगा, लेकिन इसमें क्या है ना कि वन लाइनर टाइप के क्वेश्चन बनते हैं इस हेडिंग से। तो आपको पता है कि जेई के कंपटीशन में ज़्यादातर क्वेश्चन वन लाइनर टाइप के आते हैं। मतलब देखते ही अगर आपको डाटा याद है तो सीधे आप उसका आंसर लिख देंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन इस हेडिंग से बनते हैं। तो बस याद करने वाला हेडिंग है, बहुत ज़्यादा कुछ इसमें समझाना नहीं है। आप देख लीजिए कि क्या क्या गुण होते हैं। तो देखिए, स्ट्रक्चरल स्टील के गुणों को 3 भागों में बांटा जा सकता है। एक होता है फिजिकल प्रॉपर्टी, एक होता है मैकेनिकल प्रॉपर्टी और एक होता है केमिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी यानी भौतिक गुण, मैकेनिकल प्रॉपर्टी यानी यांत्रिक गुण और केमिकल प्रॉपर्टी यानी रासायनिक गुण। तो 3 प्रकार के गुण होते हैं स्ट्रक्चरल स्टील के। अब ये फिजिकल, मैकेनिकल और केमिकल। तो देखिए, फिजिकल प्रॉपर्टी में कौन कौन आता है? तो फिजिकल प्रॉपर्टी में वही सब चीज़ें आती हैं जिनको आप फिजिक्स में पढ़ते हैं। ठीक है, जैसे घनत्व हो गया, यंग प्रत्यास्था गुणांक हो गया, पॉइजन रेशियो हो गया, ऊष्मीय प्रसार गुणांक हो गया। ठीक, मैंने इंग्लिश में लिखा हुआ है, आपको अगर मन करेगा तो हिंदी में लिख लीजिएगा। हालांकि ये सब टेक्निकल शब्द है तो इंग्लिश ज़्यादा अच्छा रहता है इन सब चीज़ों के लिए। तो देखिए, तो जो घनत्व है आपका, डेंसिटी, वो स्टील का कितना होता है? 7850 kg पर मीटर क्यूब। ये डाटा याद रखिएगा, कंपटीशन में आता है। सेमेस्टर में तो खैर ऐसे ही लिखना ही पड़ेगा आपको, लेकिन ये कंपटीशन में भी आता है। तो स्ट्रक्चरल स्टील का डेंसिटी कितना लिया जाता है, मतलब जो कोड ने बोला है वो, तो ये होता है 7850 kg प्रति मीटर क्यूब। और सबको घनत्व तो मालूम ही होगा क्या होता है, घनत्व किसे कहते हैं तो सबको पता होगा। ठीक है, तो उसको मैं डिस्कस यहाँ पर नहीं करूँगा क्योंकि वो हमारा टॉपिक से हट जाएगा। ठीक है, तो डेंसिटी जो होता है स्ट्रक्चरल स्टील का इतना होता है। ठीक, यानी इसके एकांक आयतन का जो द्रव्यमान है वो इतना होता है, मतलब इतना भारी होता है। सोचो, स्टील एकांक आयतन का अगर आप देखेंगे तो 7850 किलो इसका होता है। तो ये हो गया इसका डेंसिटी। यंग मॉडुलस इसका कितना होता है? यंग मॉडुलस से आप लोग परिचित होंगे। तो इसका यंग मॉडुलस जो है स्टील का 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर ये होता है। ये तो आप सोम से ही पढ़ते चले आ रहे हैं, माइल्ड स्टील का यही होता है। ठीक, तो यही लिया जाता है 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर, इसका यंग मॉडुलस लिया जाता है। अच्छा, पॉइजन रेशियो कितना होता है? तो पॉइजन रेशियो को 2 भागों में बांटा गया है, एक इलास्टिक रेंज और एक प्लास्टिक रेंज। आप सबको पता है कि कोई भी पदार्थ, खैर यहाँ पे तो हम स्ट्रक्चरल स्टील की बात कर रहे हैं, और स्ट्रक्चरल स्टील आप सबको पता है कि माइल्ड स्टील के ही कैटेगरी में आता है। मैंने बताया था ना कि कार्बन की मात्रा इसमें जिस रेंज में होती है वो माइल्ड स्टील वाली ही कैटेगरी होती है। तो जाहिर सी बात है, जैसा स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व माइल्ड स्टील का बनता है वैसा ही स्ट्रक्चरल स्टील का बनेगा। तो इस तरह से ये जाएगा, थोड़ा सा ऐसे हो गया, ऐसे ऐसे होकर ऐसे होता है। आपके मैं सोम में पढ़ाया था। ठीक है, तो इस तरह का कर्व माइल्ड स्टील का होता है और यही स्ट्रक्चरल स्टील का भी होगा। तो इसमें आपको पता है कि यहाँ से यहाँ तक इलास्टिक रीजन होता है, यहाँ से यहाँ तक, और फिर इधर ये प्लास्टिक रीजन होता है। ठीक, तो इलास्टिक रीजन में पॉइजन रेशियो 0.3 लिया जाएगा और प्लास्टिक रीजन में पॉइजन रेशियो 0.5 लिया जाएगा। ठीक, तो ये आपको समझ में आया पॉइजन रेशियो क्या होता है। मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ, पॉइजन रेशियो क्या होता है? लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, इसी को तो पॉइजन रेशियो कहते हैं। लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, इसी को पॉइजन रेशियो कहते हैं। क्यों यहाँ पे बढ़ जा रहा है प्लास्टिक रेंज में? क्योंकि प्लास्टिक रेंज में आप सबको पता है कि लेटरल स्ट्रेन ज़्यादा होने लगेगा। मान लीजिए किसी स्टील के मेंबर को, किसी स्टील के सेक्शन को आप ऐसे खींच रहे हैं, तो इलास्टिक में तो वो विरोध करेगा, तो बहुत कम मतलब इधर से खिंचाएगा, तो इसकी तुलना में जो ट्रांसवर्स डायरेक्शन वाला स्ट्रेन है वो उतना नहीं आएगा, लेटरल स्ट्रेन उतना नहीं आएगा। लेकिन अगर वो प्लास्टिक रीजन में पहुंच गया तो प्लास्टिक रीजन में ऐसे खींचने पर, किसी स्ट्रक्चरल स्टील को ऐसे खींचने पर इधर से भी जो उसका पतला होगा, इधर से भी जो लेटरल स्ट्रेन आएगा वो भी ठीक ठाक आएगा। इसीलिए इसका प्लास्टिक में 0.5 हो गया है। हालांकि ये सब वैल्यू आपको पता ही है, कोडल वैल्यू है, तो इसका कोई डेरिवेशन तो होगा नहीं, बस आपको इसको याद रखना है। ठीक है, तो ये हो गया आपका। अब देखिए, चौथा है कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, यानी ऊष्मीय प्रसार गुणांक। ऊष्मीय प्रसार गुणांक को अल्फा कहते हैं, फिजिक्स में आप लोग पढ़े होंगे। ऊष्मीय प्रसार गुणांक अल्फा क्या होता है? अगर 1 मीटर लंबा कोई पदार्थ है, कोई छड़ ही मान लीजिए,
या कोई सेक्शन है, तो अगर 1 मीटर लंबा है, उसके तापमान में आप 1 डिग्री सेल्सियस वृद्धि करें तो उसकी लंबाई जितनी बढ़ जाती है उसी को अल्फा कहते हैं। तो अल्फा का मान कितना होता है स्ट्रक्चर स्टील का? 12×10⁻⁻6 प्रति डिग्री सेल्सियस। तो बस ये इतना आपको फिजिकल प्रॉपर्टी में पढ़ना है। फिजिकल प्रॉपर्टी बस इतना ही है, तो इसको अच्छे से लिख लीजिएगा नोट्स में अपने। कोर्स का पीडीएफ जो है मैं आपको उसी अजय क्लासेज ऐप में आपको दूंगा। अभी मैंने पिछले लेक्चर का भी दिया नहीं है, मैं आपको दोनों लेक्चरों का साथ में दे दूंगा। अगर आप नहीं लिख पा रहे हैं तो उसको उससे आप मतलब तैयार कर लीजिएगा। जो पीडीएफ है ना, उसको आपको देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो आपका जैसे आप जब अजय क्लासेज ऐप खोलते हैं तो आपको नीचे होम, बैच ऐसे करके दिखाई देता है ना, जैसे ऐसे स्क्रीन खुलता है तो नीचे यहाँ पे होम, बैच, चैट ये सब ऑप्शन आते हैं। तो बैच पे जाएंगे तो आपको दिखाएगा आपका आपने जो बैच ज्वाइन किया है, जैसे आप सिविल फाइनल ईयर हैं या मान लीजिए आप 2-3 बैच ज्वाइन किए हैं तो आपको सबका लिस्ट दिखाएगा। तो सिविल फाइनल ईयर पे ऐसे टच करिएगा तो उसके बाद ऊपर आपको कई सारा टैब दिखाएगा, जैसे ओवरव्यू, अटेंडेंस, असाइनमेंट ऐसे करके दिखाएगा, लाइव क्लास, वीडियो, उसी में लास्ट में रहेगा स्टडी मटेरियल। तो उसी स्टडी मटेरियल को आप टच करेंगे तो उसमें आपको पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं अभी थोड़ी देर बाद डालूंगा इसका पीडीएफ। तो ये आपका फिजिकल प्रॉपर्टी हो गया। मैकेनिकल प्रॉपर्टी देखिए, यांत्रिक गुण। तो देखिए मैकेनिकल प्रॉपर्टी देखिए क्या कैसे कोड ने बताया है, IS 2062 ने। और सुनो यहाँ पे हम लोग E250, अब E250 का चर्चा मैं पहले से कर चुका हूँ, इसी का केवल पढ़ेंगे क्योंकि सबसे ज़्यादा पॉपुलर सेक्शन यही होता है, सबसे ज़्यादा पॉपुलर स्ट्रक्चर स्टील यही होता है जिसका इस्तेमाल होता है। अच्छा, इसमें मैं आपको बता चुका हूँ 250 क्या है, ये यील्ड स्ट्रेंथ है। ठीक, और अगर आप FP लगा के लिखेंगे तो ये 410 लिखाया है, तो ये अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ है, ये UTS है, याद है ना। और यहाँ ABC लिखने का मतलब ये क्वालिटी है, याद होगा आपको। B में भी 2 होता है, BR और BO, लेकिन सब में 2 नहीं होता है। तब वो सब आपको समझना है तो लेक्चर 1 पहले देख लीजिए। तो ये ABC क्या है, ये क्वालिटी है जो ये बताता है कि टफनेस टेस्ट करने की जरूरत पड़ेगी या नहीं। ये सब मैं आपको पिछले टर्न पे बता चुका हूँ। ठीक है, तो स्टैंडर्ड स्ट्रक्चरल स्टील IS 2062, यहाँ पे 3 हम लोग E250 में 3 तरह का लिख दिए। अब सबका UTS कितना होगा, तो इसका भी UTS 410, इसका भी UTS 410, इसका भी UTS 410। UTS क्या होता है, ऐसे खींचते गए तो जिस मैक्सिमम स्ट्रेस के बाद उसका वो टूट जाए, पदार्थ से टूट जाए, उसी को UTS कहते हैं। ठीक है, स्ट्रेस आपको याद है कि नहीं, ये सब मैंने शो में काफ़ी अच्छे से बताया था। जब किसी पदार्थ को आप खींचते हैं तो उसके अंदर प्रतिरोधी बल पैदा होता है, और वही प्रतिरोधी बल को अगर आप एरिया से भाग देते हैं तो वही स्ट्रेस होता है। तो जब आप किसी पदार्थ को खींचते हैं तो प्रतिरोधी बल पैदा होता है, खींचते हैं प्रतिरोधी बल पैदा होता है, यानी स्ट्रेस आता है। जैसे जैसे खींचते जाएंगे स्ट्रेस बढ़ता जाएगा। लेकिन पदार्थ का एक क्षमता होता है स्ट्रेस डेवलप करने का, एक ऐसा स्ट्रेस आएगा जिसके बाद वो स्ट्रेस डेवलप नहीं कर पाएगा, यानी उसके बाद वो खिंचा जाएगा, मतलब उसके बाद वो टूट जाएगा। तो एक मैक्सिमम स्ट्रेस, फेल्योर के पहले जो मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस वो डेवलप किया रहेगा उसी को अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ कहेंगे। मैक्सिमम स्ट्रेस को ही स्ट्रेंथ कहते हैं। ठीक, तो जैसे आप अगर इसको ग्राफ से देखें तो मान लो कि ये है, फिर ऐसे है, फिर ऐसे है, ऐसे स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बना तो ये UTS हो जाएगा ये। ठीक है, क्योंकि फेल्योर के पहले मैक्सिमम स्ट्रेस यही डेवलप हुआ है। तो ये सब तो खैर अब इतना डिटेल में यहाँ पे मैं चर्चा नहीं करूँगा। ठीक है, तो UTS आपको समझ में आ गया। ठीक है, इस किस मात्रक में दिया गया है, मेगा पास्कल या न्यूटन पर mm²। में। अच्छा, तीसरा कॉलम क्या बना हुआ है, तो तीसरा कॉलम यील्ड स्ट्रेंथ का बनाया गया है। ठीक है, यील्ड स्ट्रेंथ का ये 2062 ने ऐसा दिया है। ठीक है, यील्ड स्ट्रेंथ भी इसी मात्रक में, कभी भी स्ट्रेस का मात्रक तो यही होता है ना, मेगा पास्कल। और ये यील्ड स्ट्रेंथ वाला जो कॉलम है इसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है। किसके हिसाब से, तो थिकनेस के हिसाब से। मतलब जो जाहिर सी बात है, आप स्ट्रक्चरल स्टील का कोई ना कोई मेंबर बनाएंगे ना, जैसे आप उसका आप I सेक्शन, T सेक्शन, कोई ना कोई तो मेंबर बनाएंगे, उसका बीम बनाएंगे, कॉलम बनाएंगे, तो उसमें मोटाई होती है, थिकनेस होता है। अब ये थिकनेस किस चीज़ का लिया जाता है वो मैं जब आपको नेक्स्ट हेडिंग पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा। तो थिकनेस होता है किसी भी मेंबर में, जाहिर बात है थिकनेस होता है। तो ये थिकनेस जो है अगर 20 से कम है, 20 से 40 के बीच में है mm में, और अगर 40 से ज़्यादा है तो उस कंडीशन में अलग अलग यील्ड स्ट्रेंथ का मान दिया है। देखो, अगर 20 से कम होगा तो E250 यानी FP 410A के लिए 250 ही होगा, 20 से कम तीनों के लिए 250 ही होगा, 20 से 40 वाले के लिए 240 हो जाएगा, और 40 mm से ज़्यादा के लिए 230 हो जाएगा। देखिए, कभी भी थिकनेस बढ़ता है तो स्ट्रेस कम होता है। आपको पता है ना कि स्ट्रेस इज इक्वल टू होता है लोड अपॉन एरिया। तो एरिया कभी भी ज़्यादा होगा, मतलब मोटाई ज़्यादा होगी तो एरिया भी तो ज़्यादा होगा, तो एरिया ज़्यादा होगा तो स्ट्रेस कम हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पे आप देखिए, जब थिकनेस ज़्यादा हुआ है मतलब एरिया ज़्यादा हुआ है तो
स्ट्रेस जो है वो कम हो गया है। यील्ड स्ट्रेस ही तो है ये मैक्सिमम। देखो स्ट्रेंथ और स्ट्रेस में कंफ्यूज मत होना, स्ट्रेस का मैक्सिमम मान को स्ट्रेंथ बोल देते हैं, ठीक। तो आपको ये समझ में आया ना कि ये वैल्यू जब बढ़ी है तो थोड़ा सा और कम हो गया, 40 से ज़्यादा होगा तो थोड़ा सा और कम हो जाएगा। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर आप FE 410A का कोई कोई सेक्शन लेंगे, आई सेक्शन या एंगल सेक्शन या चैनल सेक्शन कोई भी लेंगे स्ट्रक्चरल स्टील का, तो अगर उसका मोटाई 20 से कम है तो उसका यील्ड 250 होगा। अगर मोटाई 20 से 40 है तो यील्ड 240 होगा। अगर वो 40 से ज़्यादा मोटाई है तो यील्ड 230 होगा। तो ये आपको हो गया। और एक अंतिम कॉलम दिया गया है मिनिमम परसेंटेज एलोंगेशन। देखिए कोई भी स्ट्रक्चरल स्टील जब ऐसे खिंचाता है तो आपको पता है कि ये माइल्ड स्टील का होता है, तो ये बहुत ज़्यादा खिंचाएगा तब न जाके टूटेगा। तो फेल्योर के पहले इतना एलोंगेट जरूर होना चाहिए, मतलब इसका जो एलोंगेशन है वो 23% जरूर होना चाहिए। आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि फेल्योर के पहले जो इसकी विकृति है वो 0.23 अवश्य होनी चाहिए। मतलब सोचो इतना खिंचा जाना चाहिए उसके बाद ही टूटना चाहिए, इसलिए इसको लिखा हुआ है मिनिमम परसेंटेज एलोंगेशन। मतलब कम से कम इतना जरूर खिंचा जाना चाहिए। अबे नहीं कि 20% खिंचाया और टूट गया, तो वो ऐसी प्रॉपर्टी इसमें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया ना कि ये इतने गुण मैकेनिकल प्रॉपर्टी में आते हैं स्ट्रक्चरल स्टील का, ठीक है। ये भी हो गया। तो मैंने बता दिया है कि यूटीएस का मतलब है अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ। और एक नोट मैंने लिखा हुआ है, जैसे जब ये टेस्टिंग हम लोग करते हैं यूटी, देखो ये सारा जो टेस्टिंग होता है ये कहीं ना कहीं टेंसाइल स्ट्रेंथ निकालना, मिनिमम परसेंटेज एलोंगेशन निकालना, यील्ड निकालना, इन सब में हम लोग स्टील के सेक्शन को खींचेंगे कि नहीं ऐसे। तो जब खींचेंगे तो शुरुआत में जितना बड़ा सेक्शन हम लोग, जितना लंबा सेक्शन हम लोग लेते हैं, जितना लंबा सेक्शन हम लोग लेते हैं उस सेक्शन की लंबाई को हम लोग कहते हैं गेज लेंथ। मतलब जो मशीन में हम लोग टेस्ट करते हैं तो कुछ लंबा सेक्शन लेके चलते हैं, उस लंबाई को हम लोग कहते हैं गेज लेंथ। तो गेज लेंथ का फार्मूला ये होता है 5.65 √A0, जहाँ पे A0 जो है उसका इनिशियल क्रॉस सेक्शनल एरिया है। मतलब जो सेक्शन आपने लिया है उसका इनिशियल मतलब प्रारंभिक अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। जैसे जैसे आप उसको खींचते जाएंगे अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कम होता जाएगा, भाई वो पतला होता जाएगा ना। तो शुरुआत का जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होगा उसका वर्गमूल निकाल के उसमें 5.65 का गुणा करेंगे, जो आएगा वही हम लोग गेज लेंथ लेंगे। अब ये कोडल फार्मूला है, इसका कोई डेरिवेशन नहीं है, ठीक है। बस इसको याद रखिएगा। सेमेस्टर में बस आप ये टेबल बनाइएगा, मतलब अब नोट्स में आप एक टेबल बनाइएगा, नीचे ये लिख दीजिएगा। लेकिन सेमेस्टर में आप केवल प्रॉपर्टी आएगा तो फिजिकल फिर मैकेनिकल में केवल ये टेबल बनाइएगा। ये सब लिखने की जरूरत, नोट वगैरह लिखने की जरूरत नहीं है। ये सिर्फ मैं आपको कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से नीचे का चीज़ें बताया हूँ। तो ये हो गया फिजिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी देखिए, केमिकल प्रॉपर्टी में वैसे ही टेबल बना है, स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर स्टील IS 2062 वाला यहाँ पे, ठीक है। ग्रेड जो है इसमें 3 हो गया, FE 410A, FE 410B, FE 410C, इसी का हम लोग पढ़ेंगे। अब देखिए परसेंटेज केमिकल कंपोजिशन। एक बात और याद रखिएगा कि जब स्टील का निर्माण होता है तो स्टील जो है सबसे पहले तो आपको पता है ना कि लोहा जो है वो अयस्क के रूप में प्राप्त होता है और हेमेटाइट उसका अयस्क होता है। उसमें बहुत सारी अशुद्धियाँ होती हैं, ठीक है। और उसमें कार्बन की मात्रा को घटाकर या बढ़ाकर उसे स्ट्रक्चरल स्टील की कैटेगरी में लाया जाता है। जनरली कार्बन की मात्रा को कम ही करना पड़ता है क्योंकि शुरुआत में उसमें कार्बन ठीक ठाक मात्रा में होता है, ठीक। और लेकिन कार्बन के अलावा उसमें और भी बहुत सारी अशुद्धियाँ होती हैं, जैसे सल्फर, फास्फोरस, मैग्नीज, सिलिकॉन। तो इसका रेंज क्या है, मतलब अभी नहीं कि सल्फर बहुत ज़्यादा हो गया, कार्बन बहुत कम हो गया, मैग्नीज बहुत ज़्यादा हो गया। तो स्टैंडर्ड स्ट्रक्चरल स्टील में जो FE 410A वाला ग्रेड है उसमें इन सब का परसेंटेज कंपोजिशन कितना होगा ये आपको जानना है, ठीक है। मतलब इससे अधिक नहीं होना चाहिए। ये जो कंपोजिशन दिया गया है ये इतना ही होना चाहिए, ये नहीं कि बहुत इधर उधर होगा तो आपका जो प्रॉपर्टी है वो, ये जो मैकेनिकल प्रॉपर्टी है चाहे फिजिकल प्रॉपर्टी है, वो नहीं मिलेगा, ठीक है। तो केमिकल कंपोजिशन कैसा होगा उसी को हम लोग केमिकल प्रॉपर्टी में पढ़ेंगे। जो केमिकल कंपोजिशन है ये मैक्सिमम है, मैक्सिमम केमिकल कंपोजिशन। मतलब अगर FE 410A का ग्रेड है तो कार्बन इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, सल्फर इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, फास्फोरस इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अब आपको एक बार देख लीजिए इसको कि अगर FE 410A है तो 0.23% से परसेंट कार्बन होना चाहिए। अगर FE 410B है तो 0.22 और FE 410C है तो 0.20, यानी 0.23, 0.22, 0.20% होना चाहिए मैक्सिमम केमिकल कंपोजिशन कार्बन का। और ये तो मैंने आपको पिछले टर्न पे ही बताया था, एक टेबल नहीं बनवाए थे उसमें ये चीज़ बताए थे आपको, A क्वालिटी वाले का, B क्वालिटी वाले का और C क्वालिटी वाले का।
सल्फर देखिए, सल्फर का मात्रा बस इतना ही होना चाहिए 0.0, आप इसको ऐसे बोल लीजिए 0.050 कहिए, चाहे 0.050 कहिए, 0.045 और 0.040, मतलब इन तीनों ग्रेडों में सल्फर इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। फास्फोरस सेम सल्फर की मात्रा के बराबर है। मैग्नीज सबका 1.5 है, मैग्नीज थोड़ा सा ज़्यादा अलाउ है, ठीक है, क्योंकि ये खराब काम नहीं करता है। अभी आगे मैं बताऊंगा कि किसका कौन सा काम होता है। तो मैग्नीज 1.5% तक अलाउ है, ठीक है। देखो इन सब में सबसे ज़्यादा मैग्नीज अलाउ है। तो देखो इससे भी घुमा घुमा के क्वेश्चन कंपटीशन में आ जाता है, ठीक है। और सिलिकॉन देखो 0.4%, तीनों ग्रेडों में 0.4% तक अलाउ है। तो ये आपको टेबल को ऐसे ही याद कर लेना है और एग्जाम में इसी तरह से लिख देना है। कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इसमें का जो वैल्यूज है वो दिमाग में रखिएगा, खास करके कार्बन वाला वैल्यू ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और ये याद रखिएगा कि केमिकल कंपटीशन में सबसे ज़्यादा मैग्नीज होता है, ठीक है। बस इतना याद रखेंगे तो कंपटीशन में भी काम आपका हो जाएगा, ठीक है। अब अगला हेडिंग है आपका फंक्शंस ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स इन स्टील, माने स्टील में विभिन्न तत्वों के कार्य। स्टील में जो विभिन्न तत्व हो रहे हैं जैसे कार्बन, सल्फर, फास्फोरस, इन सब के काम क्या है, कौन अच्छा है कौन खराब है, ठीक है। देखिए एक चीज़ मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये सब चीज़ें ना आपको किसी बुक में इतना डिटेल में मिलेगा नहीं, लेकिन कंपटीशन वगैरह में आता है बहुत बार। देखिए स्टील की जब बच्चे पढ़ने की शुरुआत करते हैं ना, तो ये जो पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन वाला, इसको फटाक से खत्म हो जाता है, ठीक है। ये मतलब आधा घंटा में ये चैप्टर लोग खत्म कर देते हैं और सीधे शुरू कर देते हैं कनेक्शन, रिवेटेड कनेक्शन, बोल्टेड कनेक्शन। यहीं पर गलती हो जाती है। देखो ये जो पहला चैप्टर है ना, इसको थोड़ा समय मांगता है, थोड़ा इसको समय देना चाहिए। इसमें बहुत सारी छुपी हुई बातें हैं जो आपको पढ़ना चाहिए। कंपटीशन में आता है, इंटरव्यू में, वाइवा में, ये सब चीज़ों पे ये सब चीज़ें पूछी जाती हैं। सेमेस्टर में तो चलो वही हेडिंग 1-2 आएगा, सेमेस्टर का तो आप बात ही मत करिए। देखो कैसे कैसे पेपर बन रहे हैं आजकल, तो आपको नॉलेज के लिए पढ़ना है, सीधी सी बात है। तो इस चैप्टर को बहुत ज़्यादा इग्नोर करके नहीं चलना है, तो इसीलिए मैं इस चैप्टर पर थोड़ा समय दे रहा हूँ। इतना कोई जल्दीबाजी नहीं है। देखो जो भी पढ़ो अच्छे से पढ़ो, ठीक है। तो इसलिए पहले चैप्टर पर भी समय देना है। बस एक लेक्चर और चाहिए मुझे, फिर ये चैप्टर पूरा समाप्त ही हो जाएगा। तो अब देखिए ये जो हेडिंग है ये सेमेस्टर के लिहाज से तो नहीं है, लेकिन थोड़ा सा नॉलेज के लिहाज से या कंपटीशन के लिहाज से है कि स्टील में जो विभिन्न तत्व होते हैं उनके क्या काम है, कौन अच्छा है कौन खराब है, कौन क्या करता है, किसकी क्या आवश्यकता होती है, ये सब चीज़ आपको इस हेडिंग में समझना है। पहले तो कार्बन के बारे में पहले ही आपको बता चुका हूँ कि कार्बन जो है ये स्ट्रेंथ प्रदान करता है। ज़्यादा होगा तो स्ट्रेंथ मिलेगा, ठीक है, कम होगा तो स्ट्रेंथ कम हो जाएगा। और साथ में अगर ये ज़्यादा होता है कार्बन तो स्ट्रेंथ तो खैर मिलता है और साथ में डक्टिलिटी कम होता है। तो कार्बन की ये प्रॉपर्टी हो गई, ठीक। मतलब अगर आपको स्ट्रेंथ चाहिए तो कार्बन थोड़ा सा अधिक रखिए, डक्टिलिटी चाहिए तो कार्बन थोड़ा सा कम रखिए, लेकिन रखिए ज़रूर। तो अब उसका ऐसा हम लोग बैलेंस बना के चलते हैं कि दोनों हमको मिल जाए। हालांकि ये थोड़ा सा समस्या आता है, आगे चल के मैं बताऊंगा इस समस्या को दूर कैसे करते हैं, क्योंकि एक चीज़ ये बढ़ाओ तो एक चीज़ बढ़ेगा तो एक चीज़ घटेगा भी, ठीक है। ब्रिटलनेस बढ़ने लगेगा, स्ट्रेंथ बढ़ता है, डक्टिलिटी कम होगा मतलब ब्रिटलनेस बढ़ने लगेगा। तो ये एक समस्या है कि कार्बन बढ़ाने पर ये चीज़, ये तो अच्छा वाला चीज़ हो गया कि ये बढ़ रहा है, लेकिन डक्टिलिटी कम होना ये तो बुरा हो गया ना, यानी ब्रिटलनेस बढ़ना, ठीक है। तो ये एक समस्या आती है, लेकिन आपको अभी इस हेडिंग में ये पढ़ना है कि कार्बन करता क्या है, तो उसका काम ये है, ठीक है। बस इसको ऐसे ही नोट्स में आपको लिख लेना है कि कार्बन हेडिंग देके और इसको ऐसे ही नोट कर लेना, आप समझ जाएंगे ही बाद में कभी पढ़ेंगे तो क्या ये कार्बन का काम होता है। सल्फर का देखिए काम क्या होता है। सल्फर जो है ना, ये जब बढ़ता है तो मशीनेबिलिटी बढ़ता है, स्ट्रक्चरल स्टील का, स्ट्रक्चरल स्टील सेक्शन का मशीनेबिलिटी बढ़ता है, लेकिन साथ साथ में डक्टिलिटी भी कम होता है। डक्टिलिटी लिख लीजिएगा ऐसे अच्छे से, कम होता है। अब ये मशीनेबिलिटी क्या है, तो मशीनेबिलिटी का मतलब हो गया कि कितनी आसानी से आप उस स्ट्रक्चरल स्टील के सेक्शन को काट पाएंगे, माने मशीन से उसको काट पाएंगे, या उसमें उस सेक्शन में आप ड्रिलिंग कर पाएंगे, पंचिंग कर पाएंगे, वेल्डिंग कर पाएंगे। ये सारी चीज़ें मशीनेबिलिटी में आती हैं, ठीक है। तो सल्फर बढ़ाने पर मशीनेबिलिटी बढ़ता है, मतलब आप आसानी से उसको काट सकते हैं। ये सब चीज़ें मशीनेबिलिटी उसका बढ़ जाता है, ड्रिलिंग कर सकते हैं, क्योंकि स्ट्रक्चर स्टील सेक्शन में इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो ये तो अच्छी बात हो गई, लेकिन साथ में डक्टिलिटी कम होता है, तो ये बुरी बात हो गई, ठीक है। तो सल्फर का ये काम होता है। अब देखो ये क्वेश्चन कंपटीशन में पूछा जाता है कि सल्फर क्या करता है, तो याद रखिएगा ये मशीनेबिलिटी को बढ़ाता है। ये भी हो गया। फास्फोरस देखिए, अगला है आपका फास्फोरस। देखिए फास्फोरस का तो एकदम कार्बन के जैसा है, ठीक है। फास्फोरस का जो इफेक्ट है वो सेम एज कार्बन है, सेम एज कार्बन। बस एक चीज़ याद रखिएगा कि ये ब्रिटलनेस को ठीक ठाक, मतलब फास्फोरस बढ़ता है तो स्ट्रेंथ तो बढ़ता है, लेकिन ब्रिटलनेस थोड़ा ज़्यादा ही बढ़ जाता है, ठीक है। मतलब कार्बन से ब्रिटलनेस भी, कार्बन से भी ब्रिटलनेस बढ़ता है, डक्टिलिटी कम होना मतलब ब्रिटलनेस बढ़ना, लेकिन फास्फोरस से थोड़ा सा ज़्यादा ब्रिटलनेस बढ़ जाता है और साथ में स्ट्रेंथ भी बढ़ता है, ठीक है। तो वही कार्बन के जैसा ही इसका इफेक्ट है। तो ये हो गया फास्फोरस।
मैग्नीज देखिए क्या करता है, मैग्नीज जो है ये सल्फर के हार्मफुल इफेक्ट को कम करता है, सल्फर के हार्मफुल इफेक्ट को कम करता है। ठीक, तो देखो इसीलिए अच्छी चीज़ हो जाती है। इसीलिए अभी आप देख रहे थे ना, इसकी मात्रा जो है वो 1.4% तक अलाउ थी। ठीक है, क्योंकि ये सल्फर के जो हार्मफुल इफेक्ट होता है, मतलब बिटरनेस का बढ़ना या डक्टिलिटी का कम होना, उसको कम करता है। तो ये अच्छी बात हो गई ना, सल्फर मशीनेबिलिटी बढ़ा देगा और लेकिन डक्टिलिटी को कम कर रहा है, तो उसको ये असर को कम करता है। एक्चुअली ये मैग्नीज सल्फाइड बना लेता है। ठीक है, मतलब ये एक डीऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर देता है, इसलिए ऐसा होता है। लेकिन अब देखो उतना हमें केमिस्ट्री में नहीं जाना है, सब्जेक्ट तो स्टील का है ना। देखो शॉर्टकट में बातों को समझ लेना है, काम भर की बात है जो आपसे कंपटीशन में पूछा जाए। अभी नहीं कि पूरा लगे इसका केमिकल रिएक्शन तैयार करने। ठीक है, बस ये जानिए कि ये सल्फर के हार्मफुल इफेक्ट को कम करता है, मैग्नीज अच्छा काम करता है। ठीक है, अच्छा सिलिकॉन क्या करता है, सिलिकॉन जो है ये एयर पॉकेट को कम करता है। ठीक है, ये एयर पॉकेट को कम करता है, स्ट्रक्चरल स्टील में जो एयर पॉकेट होते हैं उनको कम करता है। यानी एक तरह से आप कह सकते हैं कि ये साउंडनेस को बढ़ाता है, साउंडनेस। ठीक, इस चीज़ को ये करता है। तो एयर पॉकेट कम अगर कर देगा, मतलब जो एयर के उसमें बबल्स होते हैं ना, एयर पॉकेट उसको कम करता है। मिक्स जो कंक्रीट के अंदर, सॉरी स्ट्रक्चर स्टील के अंदर जो केमिकल कंपोजिशन होता है उनको अच्छे से एक तरह से उनको अच्छे से मिक्स करता है। मिक्स कहना थोड़ा सा यहाँ पे गलत है, मतलब उनका जो कंपाउंड बनेगा वो भली भांति हर जगह होमोजीनियसली तरीके से रहेंगे। ठीक है, मतलब हर जगह उनका जो भी प्रॉपर्टी होगा एक समान तरीके से होगा, क्योंकि ये एयर पॉकेट को कम करता है। तो इससे स्ट्रेंथ भी ठीक ठाक मिलेगा। जब एयर पॉकेट कम हो जाएगा तो उससे आपको सामर्थ्य भी अच्छा खासा मिलेगा। तो ये भी अच्छा काम ही करता है सिलिकॉन। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया। अच्छा, अब देखो यहाँ से यहाँ तक आप देखिए 1 से 5 तक, मतलब 1 to 5 जो है ना, ये सब स्टील में बाहर से मिलाना नहीं पड़ता है। ये तो पहले से होते हैं स्टील में, बस इनकी मात्रा को कंट्रोल करना पड़ता है। मतलब ये इम्प्योरिटीज होते हैं। ठीक है, 1 से 5 तक जो है ये इम्प्योरिटीज हैं, अशुद्धियाँ हैं। मतलब इनको बाहर से नहीं कि आपको डालना पड़ेगा। वो जो अयस्क होता है हेमेटाइट, लोहे का अयस्क, उसमें ये सब अशुद्धियाँ होती हैं पहले से। बस आपको उसको स्टील प्लांट में उसकी मात्रा को कम करना पड़ता है, कंट्रोल करना पड़ता है। ठीक है, अलग से ऐड नहीं करना पड़ता है। 2 चीज़ें और हैं, छठवां और सातवां, जिसको बाहर से ऐड करना पड़ता है। छठवां और सातवां ये एक्सटर्नली एडेड है। ठीक है, मतलब इसको आपको बाहर से ऐड करना पड़ेगा, एक्सटर्नली एडेड। क्यों ऐड करना पड़ेगा, तो इसको ज़रा समझ लीजिए। बेनेडियम और मॉलिब्डेनम, तो देखिए बेनेडियम क्या करता है, इस पे ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये एग्जाम में पूछते हैं सब कंपटीशन वगैरह में कि बेनेडियम का काम क्या होता है, मॉलिब्डेनम का काम क्या होता है। बेनेडियम जो है ना, इसकी थोड़ी सी मात्रा मिला देने पर जानते हैं क्या होता है, ये स्टील के जो ग्रेन्स होते हैं, मतलब देखो दुनिया का हर पदार्थ जो है उसको आप एकदम माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो वो उसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स ही तो होते हैं। तो ये स्टील के जो ग्रेन्स होते हैं, स्ट्रक्चर स्टील के, उन ग्रेन्स को बहुत ज़्यादा महीन कर देता है, बहुत ज़्यादा फाइन कर देता है। तो जब ग्रेन्स बहुत ज़्यादा फाइन हो जाएंगे तो उससे फ़ायदा ये होता है कि बिना डक्टिलिटी डिक्रीज हुए स्ट्रेंथ बढ़ता है। मतलब ये चीज़ जैसा अभी तक प्रॉब्लम था ना कि कार्बन बढ़ाने पर स्ट्रेंथ बढ़ रहा था लेकिन डक्टिलिटी कम हो रहा था, उस प्रॉब्लम को कुछ हद तक बेनेडियम कम कर देता है। ठीक है, मतलब ये क्या करता है, या आप इसमें क्या लिखेंगे कि बेनेडियम स्टील के ग्रेन्स को फाइन यानी महीन कर देता है, जिससे बिना डक्टिलिटी कम हुए स्ट्रेंथ बढ़ता है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ हो गई, इसलिए स्ट्रक्चर स्टील में थोड़ा सा बेनेडियम मिलाया जाता है। तो ये आपको समझ में आ गया। बस इतना, आप देखो इस पर बहुत ज़्यादा एनालिसिस, बहुत ज़्यादा PhD नहीं करना है कि बेनेडियम क्या कैसे कैसे क्या, बस आप अपने काम की चीज़ शॉर्टकट में जानिए। अच्छा, मॉलिब्डेनम जो है ये क्या करता है, अब ये लास्ट है। तो मॉलिब्डेनम जो है ये स्टील को कोरोजन रेजिस्टेंट, देखो स्टील में एक प्रॉब्लम था ना कि इसमें कोरोजन होता है, तो ये स्टील को कोरोजन रेजिस्टेंट यानी संक्षारण रोधी बनाता है। ठीक है, और साथ में स्ट्रेंथ भी बढ़ाता है। तो अच्छी बात होगी ना, मतलब इसीलिए हम लोग मॉलिब्डेनम भी मिलाते हैं। तो मॉलिब्डेनम क्या करता है, ये स्ट्रक्चरल स्टील को संक्षारण रोधी बनाने के साथ साथ स्ट्रेंथ भी बढ़ाता है। तो ये इतना कंप्लीट हो गया। ठीक है, क्रोमियम जो काम करता है ना, क्रोमियम वही काम ये भी करता है, लेकिन क्रोमियम का इस्तेमाल स्ट्रक्चर स्टील में ज़्यादा नहीं होता है। इसका इस्तेमाल ज़्यादातर स्टेनलेस स्टील में होता है, जो आपके घर के बर्तन वगैरह होते हैं। ठीक है, तो मॉलिब्डेनम का इस्तेमाल हम लोग करते हैं कोरोजन रेजिस्टेंट बनाने के लिए। तो ये पूरा आप लिख लेंगे ना अच्छे से, तो ये विभिन्न तत्वों के कार्य हो गए, स्ट्रक्चरल स्टील में जो विभिन्न एलिमेंट्स होते हैं उन सबके कार्य हो गए।
इस चैप्टर का हम लोग अभी क्या पढ़ रहे हैं, लेक्चर नंबर 2 में हम लोग चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे हैं ना, ठीक है। तो ये जो चैप्टर नंबर 1 है उसका ये है लास्ट हेडिंग, ठीक है, कि स्ट्रक्चरल स्टील सेक्शंस का क्लासिफिकेशन और डिजाइनेशन, क्लासिफिकेशन एंड डिजाइनेशन ऑफ स्ट्रक्चरल स्टील सेक्शंस, ठीक है। इसका हिंदी क्या होगा कि जो स्ट्रक्चर स्टील के सेक्शन होते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया कि जो स्टील स्ट्रक्चर बनता है जो पूरा का पूरा स्टील का होता है ऊपर नीचे तक, उसमें विभिन्न प्रकार के सेक्शन इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे आई सेक्शन, चैनल सेक्शन, एंगल सेक्शन। तो उन सेक्शंस का वर्गीकरण किन किन भागों में होता है, जैसे उसमें ये सब हो गया, मतलब जैसे मान लो बीम हो गया या एंगल हो गया, तो इस तरह से अलग अलग, या प्लेट हो गया, ट्यूबुलर सेक्शन हो गए, तो उनका किन किन भागों में क्लासिफिकेशन होता है और उनका नामकरण कैसे किया गया है, इन सब चीज़ों की चर्चा हम लोग अब अंतिम हेडिंग में करेंगे। ये सेमेस्टर में ये हेडिंग इंपॉर्टेंट है, ये सेमेस्टर में आता है, ठीक। नामकरण करने का जो तरीका है, इसको जो हैंडबुक आता है, एक हैंडबुक आता है, ठीक है, उसमें इसका नामकरण करने का तरीका बताया गया है। वो सब मैं आगे बताऊंगा आपको कि हैंडबुक क्या होता है, उसका नंबर क्या होता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें मैं आपको अंतिम हेडिंग जो है इस चैप्टर का, ये मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 3 में बताऊंगा और ये चैप्टर समाप्त करूंगा, ठीक है। इसके लिए मुझे लगता है कि 50 मिनट का एक वीडियो लेक्चर बनेगा जिसमें पूरा क्लासिफिकेशन वगैरह जो भी उसके इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो सब मैं आपको उस लेक्चर में बता दूंगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 3 में। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा, ठीक है। तब तो लेक्चर नंबर 3 में जब मैं आऊँगा तो ये चैप्टर समाप्त करूँगा। तो ये 3 लेक्चर में आपका पहला चैप्टर समाप्त हो रहा है, ठीक है। और फिर मैं आगे कनेक्शन वाला चैप्टर शुरू करूँगा। जो कनेक्शन वाला चैप्टर है वहाँ से आपको रियल में स्टील स्ट्रक्चर का पता चलेगा, क्योंकि उसमें न्यूमेरिकल, देखो कभी भी जब न्यूमेरिकल्स आने लगते हैं ना, तब आपको सब्जेक्ट में ज़्यादा इंटरेस्ट पैदा होता है, तो तब आपको समझ में आएगा कि कैसे इसमें क्वेश्चन बनता है, कैसे न्यूमेरिकल्स आते हैं, आप डिजाइन करेंगे, एनालिसिस करेंगे, जैसे आरसीसी में करते थे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, बाय बाय, टेक केयर।